हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी समय से मैं बीमार चल रहा था और अब जाकर थोड़ी सी अस्वस्थता से स्वस्थता की तरफ आ रहा हूँ। और इसमें आप लोगों का बहुत सारा डिमांड आ गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम विजय सर से पढ़ें, है ना। तो वैसे तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है बेटे, किसी तरीके से जो भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं अभी तक, जो भी चीज़ें चल रही हैं, है ना, उनमें और हमारे वाले सिस्टम में कोई खास फर्क नहीं है। आज नए और पुराने कई बच्चे जुड़े हैं साथ में, तो मैं सबका वेलकम करता हूँ। और इस तरीके से हम आपको लेकर के चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और किस तरीके से +2 में बोर्ड के साथ साथ आप इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करेंगे, इन सब चीज़ों पर 1 बाय 1 हम लोग फोकस करेंगे। और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर के और एक्सट्रीम लेवल तक आपको लेकर जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू यू, है ना, आपके तरह से, आपके कंडीशन में, है ना, और आपके फेवर में पूरी टीचिंग होगी। इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो वीडियोस हैं, है ना, अदर इंस्टीट्यूशंस के भी वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई होंगी। मेरा जो अपना मानना है, मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आपको पता है मैं बिल्कुल इस तरीके से आता हूँ जहाँ पर आपको आसानी हो सके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बहुत विद्वान विद्वान लोगों के आपने नोट्स देखे होंगे और बहुत सारे लोगों के मतलब वीडियोस भी आपने देखे होंगे, उन सभी से मैं थोड़ा सा अपना काम अलग तरीके से करता हूँ। और मुझे ये पूरा विश्वास है बच्चों कि जिस तरीके का काम मैं बताऊं टाइम टू टाइम, अगर आप उसको अपने अंदर एडॉप्ट कर लें और उस तरीके से आप आगे बढ़ जाएं, तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। एक टर्म हम लिखने जा रहे हैं आपको, जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि कहाँ तो हम पढ़ने जा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सर लेकर के हम लोग को आए कहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही अगले 2-3 महीने तक आप पढ़ेंगे। इस तरीके से आप ये ध्यान रखें। इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टर्म है, ये आइडेंटिफाई होता है स्टडी ऑफ चार्ज से। किसकी स्टडी से बच्चों? तो स्टडी ऑफ चार्ज से आइडेंटिफाई होता है ना। और इसमें मेन रूप से दो तरह की बातें सोचते हैं, दो तरह की बातें। एक ऐसी बात जिसमें हम चार्ज को, चार्ज इज स्टेशनरी, है ना, चार्ज इज स्टेशनरी, एक कंडीशन ये। दूसरे रूप में आप इसको कह सकते हैं चार्ज इज एट रेस्ट, एक कंडीशन तो ये बनेगा आपका, है ना। दूसरा जो है, ये चार्ज किस कंडीशन में, मोशन के कंडीशन में, चार्ज इन मोशन। तो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर के हम करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी। तो यहाँ पर जब चार्ज रेस्ट में होगी बच्चों, चार्ज किस कंडीशन में होगी, रेस्ट में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, जो इसका फाइनल वेलोसिटी है, वो दोनों ही इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और मैकेनिक्स में आपको इस बात की जानकारी है कि ऐसे सिचुएशन में जो यहाँ पर एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर बॉडी जो है
जहां पर चार्ज होगी, जहां पर चार्ज प्रेजेंट होगा, वो किस कंडीशन में रहेगा? रेस्ट के कंडीशन में रहेगा। और उस कंडीशन में एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बॉडी जो है, यहाँ के लिए एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब नहीं हुआ कि बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर निश्चित तौर पर एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट पर अगर विचार करें कि जब चार्ज इन मोशन होगा, तो चार्ज इन मोशन, दो तरीके की बात यहां पर भी बच्चों आएगी। एक बात तो तब आएगी कि मोशन विथ, ये आएगी मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। मोशन तो है लेकिन u और v दोनों का वैल्यू इक्वल है बेटे, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है। यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका क्या है? सेम है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है। यानी यहां पर भी आप कंडीशन देखें तो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है यहां पर भी आपको क्या होगा? 0 मिलेगा। क्लियर? दो बातें आ गई। एक बात चार्ज किस कंडीशन में? रेस्ट में। दूसरी बात में हम आ रहे हैं चार्ज किस कंडीशन में बच्चों? मोशन के कंडीशन में विथ कांस्टेंट स्पीड। और यहां पर मोशन विथ सर्टेन एक्सीलरेशन, यहां पर आ रहे हैं मोशन विथ सर्टेन एक्सीलरेशन। मतलब क्या हुआ कि यहां पर u और v दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा और ये नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक एक्सीलरेशन का अपना फाइनाइट वैल्यू होगा बच्चों। एक्सीलरेशन का यहां एक फाइनाइट वैल्यू होगा। सॉरी। तो हम लोग जो है इसको पढ़ने जा रहे हैं कितने कंडीशन में, कितने तरीके से पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? 3 तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज के बारे में जो आप स्टडी करेंगे वो 3 तरह से स्टडी करेंगे बच्चों। एक तो ऐसे कंडीशन में जब चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में है। दूसरी बार में इसी के नीचे वाला पार्ट हम यहां से ऊपर से लिखते हैं, यहां पर ये जो पार्ट होगा बच्चों, ये पार्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। ये पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो यहाँ का पार्ट है विथ कांस्टेंट स्पीड, इसमें जो है, इसमें आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, अल्टरनेटिंग करंट। यहां तक आप इस लेवल में पहुंचेंगे। और ये थर्ड लेवल जो है जहां पर एक्सीलरेशन का जो फाइनाइट वैल्यू है, यहां पर आप पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EMW लिखते हैं, है ना? क्या लिखते हैं? EMW। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप यहां से समझे, दो कंडीशन में चार्ज जो है वो एक्सीलरेटेड कंडीशन में नहीं है, यहां और यहां। ये दो कंडीशन में एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है। और यहां पर जो है वो क्या कहलाएगा? एक्सीलरेटेड चार्ज कहलाएगा। यहां पर बच्चों क्या कहलाएगा? ये एक्सीलरेटेड चार्ज। तो जब आप EMW पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि एक्सीलरेटेड चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर क्या बात करेंगे हम लोग? एक्सीलरेशन यहां पर भी 0 होगा, लेकिन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड होगा। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां पर हम बात करेंगे तो चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। और चार्ज किस कंडीशन में होगा? रेस्ट के कंडीशन में। तो चार्ज इज स्टेशनरी, यहां पर हम उस ब्रांच में पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ
physics in which we study about the charge at rest. रेस्ट के कंडीशन में, जब कोई भी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में हो, है ना, तो उस कंडीशन में हमने आपको बता भी दिया कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी, यानी कोई इसमें मूवमेंट नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, है ना। फ्लो नहीं होगा मतलब क्या होगा, कैरिड हो सकता है, कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और दूसरे रूप में क्या कहें, ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होगी वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये चीज, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो बार बार आप इसको ध्यान दे रहे हैं कि बेसिकली हम चार्ज को 3 कंडीशन में पढ़ेंगे। पहला कंडीशन रेस्ट का, दूसरा कंडीशन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, एंड नंबर 3rd इज मोशन विथ सर्टेन एक्सीलरेशन, दैट विल बी नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, एंड हियर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जहां पर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में, वहां पर चार्ज को स्टेशनरी कंडीशन में हम स्टडी करेंगे बच्चों। अब बात आती है ना, चार्ज की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज, चार्ज की अपनी सर्टेन कुछ प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम आपको चार्ज के बारे में देंगे, और किस टाइप की जानकारी, थोड़ी सी कहानी, है ना। आज का जो लेक्चर है बेटे, आज का जो लेक्चर है बच्चों बिल्कुल बेसिक है ना। तो इसमें कुछ खास चीज आपको मिलेगा नहीं, ऐसा सुनने में आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बेसिक जो आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे चल करके हम लोगों को इसके बारे में जब यूज आए तब आपको आंखें खुलेंगी। आप ध्यान देना इस बात पे। सबसे पहले हम जो है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को इसके बारे में रखनी जरूरी है। तो लगभग स्टार्टिंग की बात जब आती है तो यहाँ पर 600 BC की बात, है ना, बिफोर क्राइस्ट जिसको कहते हैं BC, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थेल्स, है ना। तो साइंटिस्ट थेल्स ने एम्बर को फर के साथ रब किया, रब्ड विथ फर। यहाँ पर ये मान लीजिए बच्चों, ये फर है और यहाँ पर ये अंबर है, ठीक है। अंबर जो है, अंबर को फर के साथ रब करने के बाद यहाँ पर कुछ न कुछ हीटिंग इफेक्ट आया। रबिंग के बाद किसी भी दो मटेरियल को बच्चों अगर रब किया जाए तो वहां पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने देखा, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये दूसरा एम्बर, फिर यहाँ पर ये दूसरा मान लो फर, इसको भी रब किया, यहाँ पर भी रबिंग हुई, है ना, यहाँ पर भी रबिंग। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ जो है ये चीज, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 है अगर, तो ये 1 और 1 दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कुछ दूर भगा रहे थे।
जब इसके बारे में देखा गया है ना, इसको ये 2 डैश और ये 2 डबल डैश ऐसा कर देते हैं, तो यहाँ पर दो मटेरियल यहाँ फिर बनाते हैं 2 डैश और 2 डबल डैश। इनके बीच भी देखा उन्होंने कि दोनों जो है आपस में एक दूसरे के तरफ नहीं आ रहे, दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, फिर इन्होंने इसको 1 को यहां 1 को और यहां वाले इस पार्ट को है ना, जब यहां से दिखाया इसको 2 डबल डैश को 1 को यानी एम्बर को रबिंग के बाद इसके बारे में देखा 2 डबल डैश में, या फिर 2 डैश को 2 से 2 डैश को 2 से यहां पर, तो इन्होंने ये देखा कि यहां पर इस तरीके से दोनों एक दूसरे के तरफ एट्रैक्शन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके पास अपना कुछ मास था, मान लो m1 मास था, इसका अपना कुछ मास था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार एट्रैक्शन तो इसमें पहले भी हो रहा था। इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये तो कुछ अलग ढंग का इफेक्ट दिखा रहा है ना। पहले दो मास के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पर दो बॉडीज के बीच में डिफरेंट क्वालिटीज के बॉडीज जो है, जैसे यहाँ पर अट्रैक्शन था मास के कारण, यहाँ पर भी अट्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा चीज ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब देखा तो यहाँ पर देखा कि दो सिमिलर जो मटेरियल हैं वो एक दूसरे को रब करने के बाद एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो ये एक सर्टेन प्रॉपर्टी है जो अलग तरह की प्रॉपर्टी है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स हुआ करता था उनसे थोड़ी अलग प्रॉपर्टी है। तो इस कंडीशन में इन्होंने जो है ये बताया कि रबिंग के बाद है ना, इसका मतलब है कि एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी आ रही है जिसको इन्होंने कहा चार्ज, यानी जो बॉडी है, जो एम्बर है, वो क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है, जो फर है वो भी क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। इस सिचुएशन में बच्चों ध्यान से सुने, थोड़ी सी कथा कहानी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जब थेल्स ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और दुनिया को बताया है ना कि बॉडी जो है वो क्या हो जा रही है, चार्ज हो जा रही है, तब जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ क्या हो रही है, रब हो रही है ना। फिर इसके बाद ड्यूफ्रे ना, एक साइंटिस्ट ड्यूफ्रे आए है ना, तो उन्होंने यहां से जो ये एम्बर था, एम्बर ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है इलेक्ट्रम, और इस इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ, जिसको फाइनली इलेक्ट्रॉन के भी नाम से यहाँ पर जाना गया। ये चीज तो ड्यूफ्रे ने इस कैरेक्टर को नाम दिया कि भाई यहाँ पर जो कंडीशन है एम्बर और फर के बीच का जो कंडीशन है, ये देखें यहाँ पर, ये जो हमने बनाया था एम्बर नंबर 1 और यहाँ पर जो हमने बनाया था 2 डैश है ना, ये फर आफ्टर रबिंग, तो इनके बीच में ये टाइप का ऐसा हुआ। यहाँ पर जो 1 है और यहाँ पर 1 डैश है, मीन्स एम्बर टू एम्बर, एम्बर टू एम्बर, ठीक है। और यहाँ पर फिर देख ले बच्चों, ये 2 डैश
और ये टू डबल डैश, मतलब फॉर टू फर। ये नेमिंग हमने अपने तरीके से किया है, इसका कोई नेमिंग का कंडीशन नहीं है कि ऐसा ही किया गया था। तो फर टू फर, एम्बर टू एम्बर, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, फर टू फर, है ना। तो यहाँ पर ड्यूफे ने ये बताया कि ये जो चार्जिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर शो हो रहा है, दो कैरेक्टर। तो इन्होंने जो बताया वो ये बताया दुनिया को कि चार्जेस जो हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। इनके नेचर हैं अलग अलग, है ना। इनमें कुछ ऐसा नेचर है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को, एम्बर एम्बर और फर फर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। तो इन्होंने ये डिसाइड करके बताया कि दो कैरेक्टर यहाँ शो हो रहा है, इसका मतलब है कि चार्जेस जो है बच्चे क्या है, दो टाइप के होते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये आई बच्चों कि चार्ज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना। चार्ज को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया, किसने आइडेंटिफाई किया, और चार्ज कितने तरह के हो रहे हैं, दो कैरेक्टर के हिसाब से इसको ड्यूफे ने दुनिया को बताया। थोड़े समय बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके बाद आए, है ना। इन्होंने इसके लिए टू कैरेक्टर्स जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, टू कैरेक्टर्स ऑफ चार्ज्ड बॉडीज, इनको इन्होंने एक साइन कन्वेंशन आइडेंटिफाई किया। साइन कन्वेंशन, इन्होंने साइन कन्वेंशन दे दिया जो टोटली बेस्ड था मैथमेटिकल ऑपरेशन पर बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, मान लीजिए किसी भी सिस्टम की बात अगर करते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज +1 दिया हुआ है, यहाँ पर -1 दिया हुआ है, और इन दोनों को ऐड किया जाए तो रिजल्ट अपना जो है वो किस चीज का आता है, 0 का आता है। इस बेस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना, इस टाइप के कैरेक्टर वाले चीज को उन्होंने दो साइन कन्वेंशन जो दिया, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा जो चार्ज था उसका नाम उन्होंने रख दिया निगेटिव। रैंडमली इन्होंने नाम रखा बच्चा, ऐसा नहीं कि जैसे एम्बर है और फर है तो एम्बर पर निगेटिव और फर पर पॉजिटिव कैसे हुआ, इन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया, बस इन्होंने इसी टाइप से अपने तरफ से उसका नामकरण कर दिया, ये दिमाग में लाते हुए कि ऐसे ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पर होगा। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली मिलिकन्स ने एक्सपेरिमेंटली इसको बच्चों वेरीफाई किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड as charges are of two types. Number one is positive and number two is negative. इन्होंने ये चीज बता दिया, नंबर 1 is positive and number 2 is negative। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से किस तरीके से, है ना, ये इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के लिए, और इन्होंने ये भी चीज बताया कि सिमिलर जो नेचर के चार्ज हैं, सिमिलर नेचर, है ना,
सिमिलर नेचर चार्ज repel each other and this similar nature attract to each other. इसी के बेस पर ये जो रूल आया है ना, ये जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन और मिलिकन्स का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद दुनिया के सामने जो तथ्य आए, जो थॉट प्रोसेस दुनिया को दिखाया गया, उसके बेस पर बच्चों ये बता दिया गया कि ये चीज जो है ये फंडामेंटल लॉ है। तो इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना गया, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या बच्चों? सिमिलर नेचर चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड दिस सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कई जगहों पर कूलम्ब्स लॉ को लोग फंडामेंटल लॉ मानते हैं। नहीं बच्चों, फंडामेंटल लॉ वो नहीं है, फंडामेंटल लॉ ये है ना। और फंडामेंटल लॉ के बेस पर ही आगे चल करके वहां पर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन है ना, और दुनिया के सामने फिर उन्होंने बताया, किसने? कूलम्ब ने, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, अपोजिट नेचर या सिमिलर नेचर वाले चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ पर फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये रहा, सिमिलर नेचर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर नेचर चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसके बाद में जब एटॉमिक लेवल पर इसकी बात सोची गई बच्चों, एटॉमिक लेवल पर जहां पर एटम की बात आई और इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात आई, जहां पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और साथ में क्या है? न्यूट्रॉन है ना, फंडामेंटल पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो कैरेक्टर है वो पाया गया कि सिमिलर एज द चार्ज ऑन एम्बर, एंड प्रोटॉन के लिए जो चार्ज हुआ, प्रोटॉन का कैरेक्टर यहां पर सिमिलर एज द फर पाया गया। इसी के रेस्पेक्ट में बच्चों आज के डेट में हम क्या पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज अगर कहा जाए, स्मॉलेस्ट चार्ज, तो स्मॉलेस्ट जो चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये चीज जैसा कि आपको जानकारी में होगी, इसका जो वैल्यू है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है ना। इसके रेस्पेक्ट में अब इतने अमाउंट के चार्ज को रेस्पेक्टिव टर्म देने के लिए इसको लिखा गया -e। जैसा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 10 टू द पावर कितना है? -31 kg। थोड़ी बातें अगर ये आप याद रख लें तो इसकी जानकारी आपको जरूरत के अनुसार आगे यूज किया जाएगा। अब बात आई चार्ज ऑन प्रोटॉन की।
है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। इस कंडीशन में ये 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, तो इसके लिए लिखा गया बच्चों +E। और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना। थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है यहाँ पर, लेकिन लगभग दोनों को समान माना गया। तो ये बातें थोड़ी बहुत अगर याद हो जाए आपको, अगर याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, इसकी जरूरत हमें आएगी। तब यहाँ से छोटी छोटी बातें प्रॉपर्टीज के अनुसार सोची गई हैं, है ना। तो अब हम विचार करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ, देखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सिंपल, पहली बात क्या लिखेंगे हम कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के चार्जेस हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव रिप्रेजेंटेड एज +Q and number 2 is negative that is represented by -Q। दूसरे पॉइंट, चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं जब कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है तो उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। और मैग्नीट्यूड अगर होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर होगा तो ये जो है अलजेब्रिकली जोड़ा जाएगा, ठीक है। अलजेब्रिकली ये जोड़ा जाएगा, एडेड होगा, जो इसके एडिटिव नेचर को दिखाता है। इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी अगर मान लीजिए कि चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, अप टू ये Q1 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू Q टोटल। इस तरीके से ये कहलाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज इज a scalar physical quantity and are added or subtracted algebraically, है ना। यहाँ के बाद देखें SI unit of charge, that is coulomb, represented by capital C और एम्पियर सेकेंड, AS, है ना। बेसिकली क्या है बच्चों कि जो I है वो Q/T है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट क्या है, टाइम है। और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट and time both are fundamental physical quantities, hence charge is a derived physical quantity. It is a derived physical quantity made by electric current product with the time elapsation. इसको डिटेल्स में और आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, और यहाँ पर ये सेकंड है। बच्चों आप ध्यान देंगे जो हमने वहां पर आपको बताया था, एक CGS यूनिट है इसका, CGS यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ब्रीफली रिटन एज ESU। इसको स्टैट कूलम्ब बोलते हैं, स्टैट कूलम्ब, है ना। और इसी को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं, FR लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स पढ़ेंगे
कि 1 कूलम्ब जो है, ठीक है, 1 कूलम्ब जो है वो कितने स्टैट कूलम्ब के बराबर होता है या कितने फ्रैंकलिन के बाद होता है, कितने फ्रैंकलिन के इक्वल होता है, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल्स बताएंगे जब हम कूलम्ब्स लॉ के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर आपको इसके यूनिट की चर्चा और डिटेल करेंगे। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको बोलते हैं EMU या इसको बोलते हैं एब कूलम्ब, इसको बोलते हैं बच्चों एब कूलम्ब। इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। और आपको डेफिनेटली यहाँ पर कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब एंड एब कूलम्ब, ये सभी के बीच आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करके आपके बच्चों दिखाएंगे कि किस तरीके से ये कंस्टिट्यूट हुए हैं, किस तरीके से ये रिजल्ट आता है। ऐसा डायरेक्ट जो है 3 × 10⁹ जो है स्टैट कूलम्ब वगैरह या आप याद कर लें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो उस पे हम अभी नहीं जाएंगे, हम लोग इस पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4, यहाँ पर जो चार्ज के जो कैरेक्टर्स हमने अभी देखे, अभी तक हमने क्या देखा बच्चों कि चार्ज जो है वो 2 तरह के होते हैं, है ना। फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट था कि सिमिलर जो चार्जेस हैं, सिमिलर को आप दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं, कई जगह पर लिखा हुआ मिलेगा, सिमिलर जो चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस repel each other and dissimilar charges attract each other, dissimilar को आप अनलाइक भी कह सकते हैं, अनलाइक चार्जेस। अब यहां पर देखें बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भगाएंगे। दूसरा चीज, अगर ये प्लस क्यू है, यहाँ पर ये माइनस क्यू है, यहाँ पर ये माइनस क्यू है और यहाँ पर ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर क्या कैरेक्टर असाइन हुआ, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर भी सेम कैरेक्टर दिखाएंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो निगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बात हुई वो क्या हो गई, अट्रैक्शन की, और यहाँ पर जो बेसिकली बात हो गई वो बात हुई बच्चों किस चीज की, रिपल्सन की। तो जब कोई दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ क्या हो रहा होगा, यहाँ फोर्स लग रहा होगा। इसी फोर्स के हिसाब से इसको बोला गया, फोर्स जो यहाँ एक्सर्ट हुआ दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड हियर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ का जो फोर्स है बच्चों ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर का जो फोर्स हुआ बच्चों ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ क्या हुआ, यहाँ पर रिपल्सन और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई। तो इस छोटी मोटी जानकारी के बाद बच्चों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या हुआ इसके बाद,
इसके बाद का जो कैरेक्टर है नंबर 5 है ना, नेट चार्ज। नेट चार्ज और टोटल चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, विशेष जोर दे रहे हैं हम आपको इस बात पर, आइसोलेशन पर। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो होगा ये बच्चों क्या दिखाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है। ये दिखाता है कंजर्वेशन ऑफ किसको, चार्ज को। जैसा कि आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये सिस्टम है। अब मान लो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है बच्चों, इस पर जरा ध्यान दें। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जहां पर भी थोड़ा सा कोरोना का केस पॉजिटिव आ जाता है, वहां पर क्या कहा जा रहा है, आइसोलेशन में जाइए, है ना। उसको क्या कहा जा रहा है, क्वारंटीन करके आइसोलेशन में रखा जा रहा है। आइसोलेशन मतलब क्या, डिअटैचमेंट फ्रॉम द सोसाइटी। डिअटैचमेंट फ्रॉम द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है, यूनिवर्स की जो सोसाइटी है यहाँ के लिए बच्चों, उसका मीनिंग क्या है कि मान लिया जाए कि एक सिस्टम यहाँ पर ए है, दूसरा सिस्टम यहाँ पर बी है, और एक तीसरा सिस्टम यहाँ पर सी है। हमने क्या किया कि इस दो को एक साथ अपने पास ले लिया और इस दोनों को एक सिस्टम मान लिया, एक सिस्टम। और ये जो है ये एक अदर सिस्टम हो गया, अदर सिस्टम। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर इसके और इसके बीच किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का लेन देन, गिव एंड टेक कंडीशन आती है ना, तो उससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इसके द्वारा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस सिस्टम का जो दुनिया से आइसोलेटेड है, यहाँ पर का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो +2 कूलम है, यहाँ पर एक चार्ज है जो -3 कूलम है, यहाँ पर जो है ये हमारा 5 कूलम है, सपोज कीजिए, है ना। यहाँ पर इसी को दूसरा जो सिस्टम हुआ, यहाँ पर सेकेंड वाला जो सिस्टम है, इसमें जो है ये आपका -1 कूलम, यहाँ पर जो है वो 2 कूलम, और यहाँ पर की बात छोड़ दिया कि अब यहाँ पर बताइए क्या होगा जब यहाँ का ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। बच्चों सिंपल लॉजिक है ना, यहाँ का जो नेट है यहाँ का भी वही नेट होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलाकर के सम कितना होना चाहिए, 0, है ना। नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम यहाँ पर देखें +2 -3 +5 दैट इज इक्वल टू -1 + 2 और +x ले लो, यहाँ के लिए x ले लो। इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो 4 = 1 प्लस कितना हो गया, x हो गया, यानी x = क्या हो गया, 3 कूलम। यहाँ पर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सो क्लियरेंस आ गया बच्चों। यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, 3 कूलम चार्ज होगा। ये बताता है आपको क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज और टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जो होगा ये 0 होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों, है ना,
for neutral condition, for neutral condition, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, that will be equal to total negative charge, total negative charge। ठीक, यहां से ये जो बात है, ये बात कहां पर आकर के सुनाई दी दुनिया को, जहां पर एटॉमिक फॉर्मेशन हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जहां पर दिखाया गया कि कोई भी एटम अगर बच्चों न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम की अगर बात करें, न्यूट्रल एटम है ना, तो न्यूट्रल एटम में अगर हमने ये चीज लिखा कि नो चार्ज, है ना, नो चार्ज, तो ये कॉन्सेप्ट समझो पूरी तरह से आपका गलत हो गया। यहां पर बोला क्या जाएगा, नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज। आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों, देखो जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ सरफेस पर कोई बॉडी है जो इसका मास कितना है, m है, और यहाँ पर इसको बोला गया कि ये जो बॉडी है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी है मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया भी था और आप जानते भी हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, सबको पता है स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सीलरेशन 0। तो एक्सीलरेशन अगर 0 है ना, और यहाँ पर हम ये बात कहें नो फोर्स इज अप्लाइड, नो फोर्स इज अप्लाइड देयर, तो क्या ये बात सही है? नहीं बच्चों, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ हम क्या कहते हैं, नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स। नेट फोर्स का जो वैल्यू है वो 0 है, एफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0 मीन्स जितना यहाँ पर ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, जितना राइट में लग रहा है उतना ही आपको लेफ्ट में लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो उसी तरीके से जो न्यूट्रल एटम की बात आती है, तो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। जैसे एटॉमिक कंडीशन में आपको पता होगा बच्चों, मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पर सोडियम है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सोडियम है, Na की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अगर इसकी बात करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की बात कर ले जो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐसा ही लिखते हैं बच्चों, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, तो यहाँ भी ऑक्टेट बन जाता है। यानी यहाँ पर भी ये जो है स्टेबिलिटी की तरफ आ जाता है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको आ जाता है तो ये भी स्टेबिलिटी के तरफ आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अभी जो कंडीशन है, यहाँ से देखें, अभी जो कंडीशन है जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ क्या है बच्चों, प्रोटॉन है, दैट इज इक्वल टू 11। और न्यूट्रलाइज कंडीशन में इतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक, अब देखें तो निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पर इस सोडियम के बारे में बात करें तो -11e प्लस
11e इतना प्रोटॉन है और इतना जो है बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये है हमारे पास, और इस दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड कर ले तो नेट कितना है, नेट जो चार्ज है वो यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये समझाना आपको चाह रहे थे। वही सेम सिचुएशन यहाँ की देख लें, यहाँ के बारे में देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो -17 है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो भी कितना है, 17 है। तो इस कंडीशन में भी नेट यहाँ पर कितना है, 0 है। मतलब न्यूट्रल एटम के लिए जो नेट चार्ज का वैल्यू है वो कितना है, वो 0 है। अब जो बात आई वो ये हुई कि यहां से नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों उस पर जरा ध्यान करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन देखिए चार्ज है ना, चार्ज बॉडी है ना, चार्ज बॉडी मीन्स क्या है, चार्ज बॉडी मीन्स आइदर deficiency of electron or efficiency of electron। इसकी बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है डिफिशिएंट होने का, डिफिसिट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस हो गया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, इनहेंस हो गया, ये इंक्रीज कर गया बच्चों। और जैसा कि आपको पता है इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, निगेटिव है, इसका भी जो कैरेक्टर है वो क्या है, निगेटिव है। तो जहां कहीं भी ये निगेटिविटी जाएगी, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 10 to the power -31 kg। यहाँ पर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 9.1 10 to the power -31 kg। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो चार्ज है, तो चार्ज किस कंडीशन में हो सकती है, दो ही कंडीशन में हो सकती है, आइदर वो निगेटिवली चार्ज हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो। तो जहां पर निगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका क्या मतलब है कि एफिशिएंट कंडीशन में है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, डिफिशिएंट कंडीशन में है इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब साफ है बच्चों कि यहाँ पर जो चार्जिंग है वो केवल और केवल किसके बेस पर है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर है। ट्रांसफर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन के बेस पर। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं बच्चों? तो जैसा कि आपको पता है या आपको दिमाग से बात थोड़ी सी उतरी हो तो उसको मैं एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूं, ध्यान से देखें। क्या है बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा 3s1 था सोडियम के केस में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस है ना, बहुत, और वहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है। इसको बहुत कम एनर्जी दे करके बाहर की तरफ निकाला जा सकता है, जो एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कहलाएगी क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ निकलता है तो अपने साथ साथ ये नेगेटिव चार्ज लेकर जा रहा है, और जिस पर ये जा रहा है, मान लो यहाँ पर जो बनाए थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किसके लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 3s2 3p5 की बात करते हैं,
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देता है और इसको किसको, क्लोरीन को, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके साथ क्या घटना हो रही है इसके डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं। तो इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। यहां देखना क्या होने जा रहा है। देखो यहां पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की बात है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाता है तो अब इसके पास कितने हो गए बच्चों, -10 इलेक्ट्रॉन। देखें -10 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने बच गए, 11 प्रोटॉन हो गए यहां पर, है ना, 11 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। अगर इसका हम देखें तो हमने कितना इलेक्ट्रॉन माइनस किया था, एक इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर अगर बात करें तो इसके लिए हमने क्या किया, देखें जो -18 इलेक्ट्रॉन हो गया और कितने हो गए, +17। यहां पर प्रोटॉन की संख्या +17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, -18। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि ये +1 ही हो रहा है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर प्लस हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहां पर +1 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर क्या हो रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन, ये आपको गेनिंग है, क्या हुआ, गेनिंग। और ये यहां पर क्या हो गया, डोनेशन, ये हो गया आपको बच्चों डोनेशन। इस तरीके से यहां पर ये बनता है सोडियम का प्लस और क्लोरीन का यहां पर माइनस। ये देखो इलेक्ट्रॉन का यहां पर इफिशिएंट होना, इलेक्ट्रॉन का यहां पर डिफिशिएंट होना, दो बातें शो हो रही है। इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है, डिफिशिएंट कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन यहां पर इफिशिएंट कंडीशन में। तो ये बच्चों ये यहां पर जो दिखाया जाता है, प्लस जो टर्म दिखाया जाता है, ये एक्चुअल में इसका जो है वो रिलेटिव चार्ज दिखाया जाता है। इसकी भी बात समझेंगे अभी। यहां पर रिलेटिव चार्ज, तो यहां पर माइनस भी आपका क्या है, वही चीज है, रिलेटिव चार्ज। तो एक जो चार्ज है हमारा जो एक्चुअल है, और एक यहाँ पर बच्चों क्या है, रिलेटिव है ना। तो इन दोनों के बारे में अभी आपको डिस्कशन करते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल। तो यहाँ पर आप एक बात देख लें, यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है, अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है ना, और दूसरी जो ये बॉडी है ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाला गया है ना। एक इलेक्ट्रॉन अभी हम दिखा पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिला है इसको। अब जानते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल है ना, इसी पर पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि यहाँ पर मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो r1 है और इसका जो रेडियस है वो r2 है। तो r1 और r2 दोनों इक्वल हैं, +q1 और -q1, इस दोनों का जो मॉड है वो सेम है। नेचर अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। यहां पर ये बताना था क्वेश्चन में बच्चों कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है। मान लीजिए इसका जो मास है ये क्या है, m1, पहले वाले का मास हो गया m1,
और इसका जो है मास हो गया क्या चीज m2। अब आप ध्यान से देखें जरा, यहां पर निगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंडीशन में है, मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर माइनॉरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन तो दोनों जगह सेम रहेगा बच्चों, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये क्या है ज्यादा है और ये क्या है यहाँ पर कम है, यानी मास ऑफ 1 is less than the mass of 2, है ना। अब इसके बाद बच्चों आपको बताते हैं इन्हीं के बेस पर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से हमने निकाला, अगर किसी भी एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया जाए तो क्या यहाँ पर +2e हो जाएगा, जहां पर जाकर ये ऐड होगा तो क्या -2e हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितना एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस का, एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। इसी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएं तो यहाँ से मान लीजिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट किया, तो मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज अगर हम पूछें कि यहाँ पर जो चार्ज बॉडी दिखा रहे हैं वो कितना हो गया, तो यहाँ पर Q का जो वैल्यू है वो हमने +ne दिखा दिया, और यहाँ पर जो है वो हमने Q इक्वल टू क्या दिखा दिया -ne दिखा दिया। यहाँ पर एक कैरेक्टर असाइन हुआ बच्चों जो इसके लिए कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। n is the number 1 2 3 4 इंटीग्रल मल्टीपल, इसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हुआ, अभी तक आपने देखा, इसकी चर्चा हमने अभी तक नहीं करी। हाफ इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन neither donated not accepted, only means fractional transfer of electron or acceptance of electrons are not allowed। तो यहाँ पर बात क्लियर आएगी समझ में बच्चों कि क्वांटाइजेशन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस द इंटीग्रल मल्टीपल। क्वांटाइजेशन जो टर्म है बच्चों वो क्वांटा से आया है ना, क्वांटा मतलब क्या है पैकेट, तो चार्ज का मतलब क्या है एनर्जी, है ना, यानी पैकेट के रूप में ये ट्रांसफर होगी, जिसमें मिनिमम जो ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, डिजिटल कंडीशन में चले तो मिनिमम डिजिट, है ना, मिनिमम नंबर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, है ना, और मैक्सिमम जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू ±ne, n क्या है बच्चों, जहां पर n जो है 1 2 3 ये चीज, यानी यहां से क्या बात समझ में आती है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज quantization of, next property is quantization of charge, and it is expressed as Q equal to ±ne। प्लस माइनस एनी का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर और हम चर्चा करते हैं बच्चों। फिलहाल जो है एक बार रिवाइज करें जो बातें आपको लिखाए हैं बच्चों, एक बार 4 से 5 मिनट के अंदर में थेल्स से लेकर के, है ना, और बेंजामिन फ्रैंकलिन मिल्टन तक आप एक बार इसको रिवाइज करें, प्रॉपर्टीज पर थोड़ा ध्यान करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक आए, फिर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर अभी हम फिर बात करते हैं। आपको फटाफट शुरू करें।
फटाफट शुरू करें बच्चों। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 5 मिनट में आप इसको एक बार रिकॉल कर लें, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं क्वांटाइजेशन क्या है ना। क्वांटाइजेशन से हमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्वांटाइजेशन के बिना भी काम होगा आगे चल करके, अगर ये है क्वांटाइजेशन तो कहां तक वैलिड है, और अगर क्वांटाइजेशन वैलिडिटी खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी 5 मिनट के अंदर। आप एक बार रिवाइज करें बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो आइए अब यहाँ से देखते हैं। अब जो है यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे, आपका रिवीजन हो गया, एक बार रिवाइज कर लिया आपने। तो हम बात कर रहे थे बच्चों Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, है ना। क्वांटाइजेशन मतलब हमने ये कंप्लीट कर लिया कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। कभी भी जो चार्ज होगा वो फ्रैक्शन के रूप में ट्रांसफर नहीं होगा, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई, फ्रैक्शन के रूप में ट्रांसफर नहीं होगा। हालांकि आजकल इसकी भी चर्चा हो रही है, क्वार्क्स, जिसमें ये प्लस माइनस 2e/3 प्लस माइनस e/3 इस टाइप से, है ना। लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, नॉट इन ए सिलेबस, नॉट इन ए सिलेबस। तो हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। ये भी 6 टाइप्स के हैं और इसके हिसाब से प्रोटॉन वगैरह का फॉर्मेशन दिखाया जाता है, लेकिन हम उन बातों पर नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो यहाँ पर 2 लेवल की बात होती है बच्चों। एक जो लेवल है हमारा वो माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोपिक में जब हम जाएंगे, है ना, तो स्मॉल स्केल की बात आती है, स्मॉल स्केल के बाद, और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक में यानी लार्ज स्केल की बात जब आती है, लार्ज स्केल की बात, तो माइक्रोस्कोपिक और स्मॉल स्केल में ये चीज हमारी वैलिड होती है, एक्चुअल में यहाँ पर ये वैलिड होती है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर अप्लीकेबल होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लीकेबल होता है। लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल में आते हैं और लार्ज स्केल पर जब हम बात करते हैं तो ये क्वांटाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, क्वांटाइजेशन जो है वो यूज में नहीं आती। तब यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ जब चार्ज हो जाते हैं तो ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन में चले आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली। और इस हिसाब से बच्चों हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेवलप हुआ जो कहलाया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये हो गया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये चीज। तो यहां से ध्यान ये रखना है बच्चों कि आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो होता है, फॉलो किया जाता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल में लार्ज स्केल पर जाकर के जहां पर इसका अमाउंट वेरी वेरी लार्ज हो जाता है, उस कंडीशन में ये चीज अप्लीकेबल नहीं हो पाता और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है जिसके बेस पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
यानी आगे चलकर इसी का नाम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। अभी आपने एक चीज देखा बच्चों, ध्यान से देखें कि हमने जो बात बताई है कि चार्जिंग का एक ही मीनिंग है ना। चार्जिंग मीन्स क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है ना। यहां से इसका जो मास होगा, मास रिड्यूस होगा, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, और टू इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जहां पर एडेड होगा, है ना, तो वहां पर जो मास होगा वो मास इंक्रीज करेगा। ये दिमाग में रखना है। उसको बताने का मकसद ये था कि एक बार में चार्ज क्या हो रहा है? एक बार में चार्ज जब ट्रांसफर हो रहा है तो मास ऑफ दैट बॉडी स्लाइटली इंक्रीज वेयर इलेक्ट्रॉन इज डिपॉजिटेड एंड मास slightly decreased due to removal of electron। आइए इसके आगे की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, देखें, प्रेजेंस जो है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज द सेल्फ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। Self existence of mass। But presence of mass cannot identify about the charge। इसी को दूसरे रूप में हम ये कहते हैं बच्चों कि चार्ज्ड अगर बॉडी है, यहां पर देखें ये एक बॉडी है ए और इस पर लिखा गया कि ये बॉडी जो है वो चार्ज्ड है, आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली। यहां पर ये बॉडी है जिसके पास मास है, केवल आइडेंटिफिकेशन दिखाया जा रहा है बॉडी बी का, जिसमें ये बोला जा रहा है कि बॉडी के पास मास है। तो यहां पर हम ये बात कहेंगे मे और मे नॉट बी चार्ज। यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज तो कंफर्म है, यहां तो चार्ज कंफर्म है। तो यहां पर जिस बॉडी पे भी ये चार्ज है तो उसका कुछ न कुछ मास निश्चित तौर पर प्रेजेंट होगा। इसी को दूसरे रूप में कई बुक्स में ऐसा दिखाया जाता है कि चार्ज जो है मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। चार्ज जो है मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, बट मास जो है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये चीज यहां पर देखने को मिलता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें देख ली, थोड़ी बात और हम करते हैं। देखिए चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें चार्जेस आर इनवेरिएंट का मीनिंग क्या है कि with change of speed charge doesn't change। अगर स्पीड पार्टिकल का बॉडी का अगर इंक्रीज या डिक्रीज कराया जाता है तो उससे जो चार्ज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी स्पीड बदलने से
चार्ज का मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहां पर आप देखें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो m है ये m0 अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ये चीज, ये फॉर्मूला आपने देखा है, देखा है सबने? ओके, देखा होगा, जिसमें m0 जो है ये कहलाते हैं रेस्ट मास। तो ये किसी भी पार्टिकल के लिए ऐसा है कि किसी भी पार्टिकल का जो स्पीड होगा, v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल है, स्पीड ऑफ पार्टिकल और बॉडी है ना। किसी भी पार्टिकल का जो स्पीड है, बॉडी का जो स्पीड है, वो हमेशा लेस देन क्या होगा, c होगा। यानी जो c है यहाँ पर, c क्या है बच्चों? तो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैग्नीट्यूड इसका, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहां से क्या बात समझ में आई कि अगर मान लीजिए v का वैल्यू c के इक्वल हो जाता है, ये देखें यहाँ पर v का वैल्यू अगर c के इक्वल है तो ये 1 हो गया, यहां से बच्चों 1 - 1 0 हो गया, यानी m का जो वैल्यू हो गया वो आपका इनफाइनाइट हो गया, m का वैल्यू इनफाइनाइट। यानी कोई बॉडी और पार्टिकल अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से दौड़नी शुरू कर दे तो उसका मास ह्यूज हो जाएगा, है ना, और दैट विल बी इनफाइनाइट व्हिच इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? अगर यहां पर स्पीड जो है पार्टिकल का, सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, है ना, ऐसा सिचुएशन हो जाए कि यहां पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 हो जाए, मतलब v का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में आप देखें m का जो वैल्यू है वो m0 के इक्वल हो गया, रेस्ट मास के इक्वल हो गया, है ना। और कभी भी यहाँ पर जैसे जैसे v का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, v² अपॉन c² का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग टू 1 आने शुरू हो जाएगा, अप्रोचिंग 1 होगा। तो v बढ़ने के साथ m का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये जो है इनहेंस होगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट के साथ है, बॉडी के साथ है, जिसके पास क्या है, डिफरेंट कंडीशन में ये डिफरेंट मास हो रहा है, लेकिन चार्ज के रेस्पेक्ट में, है ना, इसके मास के बढ़ने से या इसके मास के घटने से, स्पीड के बढ़ने से या स्पीड के घटने से चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये चीज शो करता है बच्चों इनवेरिएंट क्वालिटी ऑफ द चार्ज, ये बताता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों ध्यान दें, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज है, आप देखें प्रेजेंस ऑफ चार्ज doesn't affect the attractive or repulsive character between other two charges, ये कैरेक्टर देखें, इसको थोड़ा सा ध्यान करें, क्या बताना चाह रहे हैं। आइए यहाँ पर इसको समझते हैं बच्चों, इसका क्या मीनिंग है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने अभी बताया है बच्चों कि मान लीजिए यहाँ पर ये -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, ठीक, या ये q1 ले लो, ये अपना q2 ले लो यहाँ पर, तो इसको ये अपने तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा
और इसको अपने तरफ ये इधर अट्रैक्ट करेगा। इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, दो चार्जेज के बीच में। अब हमने क्या सोचा कि एक चार्ज यहां पर ले आते हैं। मान लीजिए ये जो है ये प्लस Q3 चार्ज यहां पर ले आए। अब ध्यान दें, यहां से अगर बात करें बच्चों, यहां से, तो ये जो चार्ज है वो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको फिर अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लिया जाए जो यहाँ पर लगने वाला फोर्स है वो हमारा F1 है और यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है हमारा वो F2 है ना। तो यहाँ ध्यान करने वाली बात क्या है कि इसके बीच में जो फोर्स लग रहा था, क्या वो फोर्स इस चार्ज के आने से अफेक्टेड हुआ? नहीं हुआ। हाँ, नेट फोर्स की जब बात करेंगे, नेट फोर्स ऑन Q1 की जब बात करेंगे, उसमें चेंजिंग आ सकती है, लेकिन इसके यहां आने से या इसके यहां नहीं आने से क्या इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है, क्या उस पर कोई इफेक्ट आएगा? तो आंसर होगा कि नहीं आएगा। वही बात यहां पर दिखाया गया है कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज doesn't affect the attractive or repulsive character between other two charges। किसी दो अदर चार्जेज के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का कैरेक्टर है वो इस तरह के चार्ज के आने से कोई प्रभाव नहीं देगा। जैसे इसके बारे में सोचा जाए तो ये जो चार्ज है दोनों के पास पॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब इसको ये इधर रिपेल करेगा, ये इसको ऊपर रिपेल करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स का वैल्यू तो अफेक्टेड होगा, लेकिन जो इसके द्वारा अट्रैक्शन इस पर लग रहा था या यहाँ का जो चार्ज इसको फोर्स लगाकर अट्रैक्ट कर रहा था उसमें तो अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो एज इट इज रह गया, है ना। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी दो चार्ज के बीच अगर कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन का कैरेक्टर शो हो रहा है तो तीसरा चार्ज अगर वहां पर आ जाए, है ना, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स था उस पर कोई भी प्रभाव इनके आने से नहीं पड़ेगा। मीनिंग इसका ये हो गया। तो एक जो है इन सब बातों के बेस पर बच्चों एक चीज क्लियर हो गया कि जितनी भी ये बातें हम कह रहे हैं वो चार्ज का, है ना, चार्ज का सारा कैरेक्टर असाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है एक्चुअल में ये क्या है कि ये जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, ये which represents the strong electrical and magnetic effect around it। किसी भी मैटर के सराउंडिंग में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है तो वो शो किसके कारण से होगा? चार्ज का अपना इंटरनल, ये जो है बॉडी का या मैटर का इंटरनल एक प्रॉपर्टी हो गया एक्चुअल में, जिसके बेस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा अगल बगल में, है ना, इसके सराउंडिंग में। बच्चों यहां से हम लोग चार्जेस के बारे में डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ चुके, है ना। इन सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए जैसे क्वांटाइजेशन की बात हमने करी, है ना, कंजर्वेशन की बात हमने करी, फिर हमने
इसके चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस से किसी दो चार्जेस के बीच में अपना जो अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो अनअफेक्टेड रहेगा, इसके बारे में स्टडी करी। ठीक है, चार्जेस जो हैं वो दो टाइप के हैं, रिपल्स ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों के बीच में दो सिमिलर चार्जेज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स, दो अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इस तरीके का जो असाइनमेंट है उसके बाद हम अब बात करेंगे बच्चों आगे चल करके इसके कुछ पार्ट पर, जैसे हम जो न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे, है ना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे। जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, कैन अ बॉडी possessed 2 माइक्रोकूलम चार्ज, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस पर ध्यान करें। देखें यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज कोई बॉडी पोसेस कर सकती है कि नहीं कर सकती है ना। इसके लिए Q का जो वैल्यू हो गया, ये आपने देखा कि 2 है और माइक्रो के जगह पर -6 हो गया और यहाँ पर ये कूलम हो गया। आप देखें दूसरी बात, तो E का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, 1.6, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, -19 कूलम, और क्वांटाइजेशन के हिसाब से Q इक्वल टू कितना है, Ne है, तो यहाँ पर N का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, Q/E हो गया। तो Q के जगह पर 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर में 20, नीचे में 16 और यहाँ से 10 टू द पावर कितना हो गया बच्चों, 13 हो गया, है ना। तो क्या रिजल्ट आ सकता है, यहाँ पर 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो इतना 1.25 × 10 टू द पावर 13 हो गया। ये देखें, तो ये चीज डेसिमल में दिख रहा है, फ्रैक्शन में आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो वैल्यू हो गया, यहाँ लिखते हैं बच्चों, इसका जो एक्चुअल वैल्यू हो गया n का, तो इसको 125 लिख सकते हैं और 10 टू द पावर 11 भी लिख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ से आपको फ्रैक्शन खत्म होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं है। जब कभी भी n का वैल्यू अगर इंटीजर में आ जाता है बच्चों, इंटीजर में आ जाता है, इसका मतलब है कि इस तरह के चार्ज जो हैं वो बॉडी पर पोसेस्ड हो सकते हैं, है ना। अगर यही चीज फ्रैक्शन में आ जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा फ्रैक्शन आपको दिखाई दे जाए, जैसे मान लो बच्चों अगर इसी के जगह पर कुछ ऐसा आ जाता 4/3, जैसे 1.3333, ऐसा कुछ आना शुरू हो जाए, जहां पर ये 3 का रिपीटेशन होता चला जाए, जिसको हम रेकरिंग के रूप में बोलते हैं, तो ये कभी भी डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इस तरीके का जो पार्ट आएगा 1.3333 ऐसे चला जा रहा है और इंटू 10 टू द पावर 11 ही आ जाए, इस तरीके का लिखा हुआ रहे, तो ये चीज जो है कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इस टाइप का चीज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों ऐसा है, अभी जो है और भी बहुत सारे तरह के न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। जैसे जनरल कंडीशन में जब हम पानी वगैरह पीते हैं, है ना, वाटर ड्रिंकिंग होता है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कितने आपने पॉजिटिव चार्ज, एक कप वाटर जब आपने लिया, ड्रिंक किया, तो उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना आपने नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट किया, है ना। और भी कई वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तत्काल इनका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। कुछ चार्ज की जो स्मॉल पोजीशंस में
जो दिखाया गया, जो दिखाया हमने स्मॉल पोजीशंस का मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल, और दूसरा हमने मैक्रोस्कोपिक, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसको ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको चार्जेस के ऊपर ये जो छोटे छोटे अभी चीज बताया है मैंने, इन्हीं के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और फिर आपको हम आएंगे कूलम्ब्स लॉ पर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना। थोड़ा और चीज मैं बताता, लेकिन थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, है ना, तो अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो बच्चों एक बार मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ, है ना, कि जब कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगता हो, है ना, मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं, आपको पता है, एनी टाइम आप उसमें मैसेज करें, है ना, ग्रुप जो अपना बना हुआ है उसमें मैसेज छोड़ें। किसी क्वेश्चन में आपको कोई ट्रबल आता हुआ दिखाई दे, उस क्वेश्चन को राइट डाउन करें या फोटो क्लिक करें और तुरंत भेजें। उसका किसी भी टाइम में आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास से पहले मिलेगा, इसमें कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।